नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार राजस्थान के भूगोल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के भूगोल में। उसमें कुछ दो मैदानी प्रदेशों को पढ़ लिया। कौन सा मैदानी प्रदेश पढ़ लिया? थार का मरुस्थल के बारे में संपूर्ण तरीके से चर्चा कर ली है और उसके बाद में हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में भी सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज टॉपिक है पूर्व का मैदानी प्रदेश। इसके बारे में भी हमने कुछ लास्ट टाइम अरावली पर्वतमाला का टॉपिक खत्म हुआ था तो कुछ चर्चाएं कर ली थी। आज हम फिर से उसे दोहराते हुए वापस से इसको पढ़ेंगे। यह राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश, नवीनतम भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, यह उत्तरी भारत के पठार का हिस्सा माना जाता है। यह भारत के पठार का, उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। प्रदेश का हिस्सा है। मैदानी प्रदेश का क्या है? हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है? तो हमने बात की थी ये कितने 23% भाग पे 39% जनसंख्या निवास करती है। यह राजस्थान के 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। क्या? जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, 40% भाग पे 23% भाग पे 39% क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में हमने कुछ जलवायु के बारे में बात की थी। तो इसकी जलवायु किस प्रकार की है? तो जलवायु के बारे में बात करते हैं। तो ये किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आर्द्र व उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जलवायु कोपेन के अनुसार बात करें, कोपेन के अनुसार CWG प्रकार की क्या पाई जाती है? यहीं पे जलवायु पाई जाती है। आगे बात करते हैं यहीं पे मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? तो जो जलोढ़ प्रकार की क्या पाई जाती है? मृदा पाई जाती है। तो मृदा की बात करते हैं। मृदा नदियों की अधिकता के कारण जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ व भूरी मृदा पाई जाती है। वर्षा की बात करें, वर्षा कहीं से 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य क्या पाई जाती है? वर्षा पाई जाती है। और आगे चलते हैं तो और क्या बात रह गई इसमें? तो इसमें बात रह गई कि नदियां कौन कौन सी है और या फसलें कौन कौन सी है, इनके बारे में बात करते हैं। तो नदी इसमें 3 नदियां प्रमुख है। कौन सी? एक तो बनास नदी हो गई, बनास नदी, एक चंबल नदी और इसके बाद में एक नदी हो गई माही नदी। इसी को ही 3 भागों में आगे क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। तो दोस्तों 3 नदियां इसकी प्रमुख होगी। इसमें फसलों की बात करते हैं तो जौ, सरसों, चना और गेहूं। फसल ज्यादा कौन सी उत्पादित होती है? जौ, चना, सरसों तथा गेहूं की फसलें क्या होती है? सर्वाधिक उत्पादित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे और बात करते हैं। यह इससे एनएच जाता है। कौन सा? NH71 इनके पूर्व मैदानी प्रदेश से होकर गुजरता है। तो NH71 बी पूर्व के मैदान से गुजरता है। पूर्व के मैदान से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, ये थी क्या? उत्तर पूर्वी पठार का प्रमुख बातें क्या थी? ये नवीनतम राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में है। सबसे नया भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पूर्व का पठारी प्रदेश है। 23% भाग पे कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। बात करते हैं उत्तरी भारत का जो गंगा का मैदान है उसका क्या माना गया है? ये हिस्सा माना गया है।
वैसे ये तैतीस सागर का हिस्सा है। किसका? तैतीस सागर का। जैसे अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लेक का हिस्सा थी, उसी प्रकार पूर्व का मैदानी प्रदेश 33 सागर का क्या है? हिस्सा है। इसकी जलवायु की बात करते हैं तो आर्द्र व उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार बात करें तो CWG प्रकार की क्या पाई जाती है? जलवायु पाई जाती है। बात करते हैं मृदा जलोढ़ व भूरी प्रकार की क्या पाई जाती है? मृदा पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर क्या पाई जाती है? यहीं पे वर्षा। यहाँ बनास नदी, चंबल नदी और माही नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, फसल की बात करें तो जौ, चना, सरसों, गेहूं की क्या होती है? इस क्षेत्र में सर्वाधिक फसल उत्पादित होती है। जबकि एनएच की बात करें तो एनएच 71 भी पूर्वी मैदानों में से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम ये पढ़ेंगे कि पूर्व का मैदानी प्रदेश किन किन जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। तो बात करते हैं, कहीं से चलते हैं? जयपुर से चलते हैं। तो जयपुर ग्रामीण, शहरी, दुदू, टोंक, दौसा, अलवर, खेतल तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, डींग, गंगापुर सिटी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, गंगापुर सिटी के बाद में कौन से जिले आ गए? सवाई माधोपुर। इसके बाद में बात करते हैं करौली। इसके बाद में बीच में आ जाते हैं अजमेर, ब्यावर, केकड़ी। इसके बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का सलूमर क्षेत्र और भीलवाड़ा। दोस्तों दौसा लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र लिख लो दोस्तों। बांसवाड़ा व डूंगरपुर और भीलवाड़ा और शाहपुरा और राजसमंद का क्षेत्र, राजसमंद। वैसे ये राजसमंद अरावली पर्वतमाला में भी आता, पूरी भाग इसका किस में आता है? इस पूर्व के मैदानी प्रदेश में आता है। तो दोस्तों ये था पूर्व का मैदानी प्रदेश में सविस्तार से फैले हुए जिले। इनमें क्या मिलता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा माना जाता है इन जिलों को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा? बनास व बाणगंगा बेसिन। पहला हो गया बनास व बाणगंगा बेसिन। दोस्तों नदियों के आधार पर बांटा गया है। एक कौन सा बेसिन हो गया? चंबल बेसिन। दूसरा बेसिन हो गया चंबल बेसिन। और तीसरा बेसिन की बात करें तो माही व छप्पन का मैदान बेसिन। माही बेसिन या छप्पन का मैदान। तीसरा बेसिन हो गया माही बेसिन या छप्पन का मैदान।
दोस्तों मैंने 56 की पहाड़ियां बताई थी, कहाँ बताई थी? बाड़मेर में बताई थी ना, हल्देश्वर की पहाड़ियों के पास बताई थी मैंने। तो ये कौन कौन से? बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, माही बनास बेसिन और 56 बेसिन। इन्हें कितने टुकड़ों में तोड़ा गया है? 3 टुकड़ों में। जैसे अरावली पर्वतमाला को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया था। दोस्तों आगे बात करते हैं, वापिस से हम इसका रिविजन करते हैं, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो जयपुर ग्रामीण, शहरी, दुदू, टोंक, दौसा, अलवर, खेतल, तिजारा। खेतल तिजारा के बाद में आगे बात करते हैं भरतपुर, धौलपुर, डींग, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर और करौली। और इसके बाद में बात करते हैं अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और शाहपुरा का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को अंतर्गत आता है दोस्तों। और राजसमंद बात करते हैं, पूर्वी के मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और इसके बाद में बात करते हैं माही बेसिन। माही बेसिन में 56 का मैदानी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन से बेसिन की? बनास व बाणगंगा बेसिन। बनास व बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। बेसिन ये कहां कहां फैला हुआ है दोस्तों? तो आपको बता दूं ये कहां कहां फैला हुआ है। जैसे बनास नदी का उद्गम स्थल कहां से है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। तो राजसमंद से आगे जितने भी क्षेत्र आएंगे, जैसे राजसमंद है, राजसमंद से अजमेर में जाती है, अजमेर के बाद में ब्यावर, ब्यावर से टोंक, टोंक से जयपुर और जयपुर से होते हुए ये रामेश्वर, सवाई माधोपुर में कहीं पे मिल जाती है ये बाणगंगा। फिर बाणगंगा नदी का जो क्षेत्र है, बाणगंगा नदी कहां से? जयपुर से उद्गम होता है। और उसके बाद में तो जयपुर ग्रामीण, शहरी, जयपुर ग्रामीण, शहरी, ग्रामीण व शहरी तथा भरतपुर, धौलपुर तथा कौन सा क्षेत्र? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर क्षेत्रों में। टोंक हो गया, टोंक में मिसलपुर बांध ना, टोंक क्षेत्र और सवाई माधोपुर क्षेत्र। सवाई माधोपुर क्षेत्र में क्या फैला हुआ है? ये बनास बाणगंगा बेसिन फैला हुआ है। इसमें एक ही प्रश्न पूछ सकता है आपसे, जो नदियां पड़ेगी ना, तो उसपे तो हम सविस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। पूर्व के मैदान का सबसे उपजाऊ प्रदेश। पूर्व के मैदान का सबसे उपजाऊ प्रदेश, सबसे उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। ठीक है, प्रदेश। आगे बात करते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन कहां से कहां तक पाया जाता है? चंबल बेसिन के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी कहां से कहां तक बहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़, चंबल नदी का भाग क्षेत्र लिख रहा हूं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में यह 84 में प्रवेश करती है। उसके बाद में आगे चलती है चित्तौड़गढ़ में, बाद में कोटा, बूंदी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे कहां चलती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। आगे बाद में बात करते हैं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर वही है, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर वही है दोस्तों जहां रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल बनास सीप नदी क्या बनाती है? रामेश्वरम नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती है। सवाई माधोपुर, करौली जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, करौली। और आगे धौलपुर से बाहर निकलकर राजस्थान में, यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में इटावा, उत्तर प्रदेश के, फिर आगे उत्तर प्रदेश में जाकर ये क्या कर लेती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी को सर्वाधिक स्थल आकृतियों का निर्माण करने वाली या उत्खात भूमि वाली किसे माना जाता है? उत्खात स्थल आकृति। यह है उत्खात स्थल आकृति का निर्माण करती है। इसे डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे डांग क्षेत्र
के नाम से जाना जाता है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा व राज्य सरकार द्वारा एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। ये ग्राम सेवक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कार्यक्रम। डांग विकास क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1994-95 में चलाया गया था। कब? 1994-95 में चला। कौन सा क्षेत्र? डांग विकास कार्यक्रम क्षेत्र चलाया गया। कहां से? ये कौन से? चंबल में उत्खात भूमि होने के कारण डांग विकास क्षेत्र, इसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? डांग क्षेत्र बोलते हैं। जहां क्या पाए जाते हैं? डाकुओं की शरण स्थली के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कहां? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 56 का मैदानी प्रदेश या माही बेसिन के बारे में। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं 56 का मैदानी प्रदेश व माही बेसिन प्रदेश। ये किस किस जिलों में फैला हुआ है? तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आगे के क्षेत्र में बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी उदयपुर में फैला हुआ। इस मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों कृषि किस प्रकार की? सर्वाधिक कृषि किसकी होती है? तो मक्का की कृषि सर्वाधिक होती है। मक्का की सर्वाधिक, लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांठल का क्षेत्र कहते हैं। इस माही के बहाव क्षेत्र आपसे पूछ दिया जाए, माही का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। कांठल। यहीं पे ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो काका जी की दरगाह को। यही से ही कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो काका जी की दरगाह को। यहीं पे लिख लो, काका जी की दरगाह है। दरगाह ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। काका जी की दरगाह को क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल कहते हैं। जबकि राजस्थान का ताजमहल, नोट लगा के लिख लो, यहीं पे नोट लगा के लिख लो, राजस्थान का ताजमहल आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। आपसे पूछ लिया जाए निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने क्या करवाया था? निर्माण करवाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो यह था 56 का आपका मैदानी प्रदेश। 56 का मैदानी प्रदेश कहाँ फैला हुआ है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और पूर्वी उदयपुर में फैला हुआ है। मृदा पूछी जाए तो यहीं पे सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। कृषि पूछी जाए तो मक्का की कृषि की जाती है। और माही के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। और तो बाकी माही जब नदी पढ़ेंगे उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो माही के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। कांठल का ताजमहल, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो काका जी की दरगाह को कांठल का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जो कहाँ है? जोधपुर में है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? ये पूछ लिया जाए तो सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ये था आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहीं पे क्या होता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का भी टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ राजस्थान में जो मैं आपको भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहे हैं तो भी हमें आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहे हैं उनके बारे में कमेंट कर बताएं।
और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।